वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 3.1 कवर करी थी, अच्छे से सीखी थी, ग्राफ बनाना भी सीखा था। ओके, आज हम कवर करेंगे 3.2। इसमें हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। आ जाओ बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 करना पूरे चैप्टर में वही काम है। हमें पहले इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के मैंने आपको बताया था 4 तरीके होते हैं। ओके, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपके कोर्स में इस साल नहीं है। तो हम 3 मेथड सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड मैंने आपको सिखा दिया था कि कैसे हम पॉइंट्स निकालते हैं लास्ट क्लास में और कैसे ग्राफ बनाते हैं। आज भी ये जो पहले 2 क्वेश्चन हैं ये ग्राफिकली ही सॉल्व करने हैं। पॉइंट्स मैं बना दूंगा, ग्राफ आप खुद से प्लॉट कर लेना। ओके बच्चों, चलिए कैसे करेंगे। कह रहा है 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्विज में गए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? क्लास 10th के 10 जो गए हैं क्विज में। बॉयज़ और गर्ल्स मिक्स हैं। गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 मोर है, यानी कि 4 लड़कियां ज़्यादा हैं बॉयज़ से। जितने भी बॉयज़ उनसे 4 ज़्यादा हैं लड़कियां। ओके, क्या करेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लेते हैं? x और नंबर ऑफ बॉयज़ को क्या मान लेते हैं? y। अब सबसे पहले तो हमें क्या पता है टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। एक इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी, तो टोटल हो गए 10। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी बच्चों? मैंने आपको पहले ही बताया था, आज भी बता रहा हूँ। आपको फोकस करना है किस पे? लैंग्वेज पे। गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज MR, विल बी, कुछ भी हो उसकी जगह हमने इक्वल टू ही लगाना है। इज हो, आर हो, विल हो, ओके, इक्वल टू लगाना है। इज मीन्स इज इक्वल टू। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। बन गए ना इक्वेशन? क्या करेंगे? x y इधर ले आएंगे। लो जी, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता है। पहले हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 माइनस वाई। उसके बाद हम एक बॉक्स बना देते हैं और यहाँ पे हम y की वैल्यूज़ पुट करेंगे, x की निकलती जाएगी। हमने y को पुट करा 2, तो x कितना आ जाएगा? 8। हमने y को पुट करा 3, तो x कितना आ जाएगा? 7। हमने y को पुट करा 4, तो y आ जाएगा 6। ओके, अब हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहीं से ही ले लेते हैं। ये वाला पार्ट क्या है? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। फिर से हम क्या करेंगे? बॉक्सेस बना देंगे। 3 वैल्यू निकालनी होती है बच्चों एटलीस्ट, ताकि स्ट्रेट लाइन अच्छे से बन जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था ये सब किसकी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ओके, y की वैल्यू पुट करते हैं हम। y की वैल्यू कितनी पुट करते हैं? 2 पुट कर देते हैं, तो x कितना आ जाएगा? 6। 3 पुट कर देते हैं तो x आ जाएगा 7 और 4 पुट कर देते हैं तो x आ जाएगा 8। अब आपको क्या करना है? इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। जब आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे बच्चों ऐसे, तो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी कहीं पे। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उसको x और y से ज्वाइन कर देना। जहाँ x को ज्वाइन करेगा दैट इज़ नंबर ऑफ गर्ल्स, जहाँ y को ज्वाइन करेगा दैट इज़ नंबर ऑफ बॉयज़। और मैं बता दूँ आपको आंसर क्या आएगा, देखो दिख रहा है आपको? तो ये 7 और 3 वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। बात समझ में आ गई? यानी कि x की वैल्यू 7 अप्रॉक्सीमेटली और y की वैल्यू 3, कुछ ऐसे यहाँ पे लाइनें इंटरसेक्ट करती हुई आपको नज़र आएंगी। बात समझ में आ गई? प्लॉट करना आप 9th क्लास से सीख रहे हैं, बहुत ईजी होता है, आप खुद कर लेंगे। ओके, इसको कर लो जल्दी से कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 वो कह रहा है पेन्स और पेंसिल्स हैं, उनकी कॉस्ट निकालनी है। तो जो भी आपको निकालना है उसको x और y मान लेना है। कॉस्ट ऑफ पेंसिल x मान ली, कॉस्ट ऑफ पेन y मान ली। अब वो फर्स्ट केस में कह रहा है कि 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन्स हैं। अगर एक पेंसिल x की आती है तो 5 कितने की आएगी? 5x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक पेन y का आता है, 7 पेन कितने के आएंगे? ऑब्वियसली सबको ही पता है कि 7y के। टोटल वो कह रहा है 50 रुपीज़ के आएंगे। एक इक्वेशन बन गई। सेकंड केस में वो कह रहा है कि 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन्स हैं और दोनों मिला के 46 रुपीज़ के आएंगे। दोनों इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमने क्या करना है? अब हमें फिर से वही ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हमें क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। लो जी, क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब हम क्या करेंगे बच्चों? x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे। लो
अब इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे, y की ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी पड़ेगी जिसको डालने के बाद ये फटाफट से एक होल नंबर आ जाए। वो लाना मुश्किल है। जैसे अगर 7 की वैल्यू आपने 1 डाली तो ये कितना आएगा 43/5, अब ये फ्रैक्शन आएगा, प्रॉब्लम है। 2 डालेंगे तो 14 माइनस करेंगे तो भी गड़बड़ है। तो सबसे आसान क्या होता है, सबसे आसान होता है कि कोई ऐसी वैल्यू ढूंढो जो आ जाए। अब वो कैसे आएगी, यानी कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 5 या 0 आ जाए। बात समझ में आ गई बच्चों? तो हम क्या करते हैं, 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले, y को मतलब y की वैल्यू पुट कर देते हैं 0। अगर y 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 - 7 × 0/5। एक करके दिखा रहा हूँ, सारे नहीं करूँगा, समझा रहा हूँ सिर्फ आपको, मेहनत आपको खुद करनी है। तो क्या बन जाएगा ये 50 - 0 यानी कि 50 और 50/5 यानी कि 10। तो ये कितना आ गया 10 आ गया। बात समझ में आई? अब दूसरा क्या आएगा, अब 7 2 14 देन 3 21, फिर 7 5 यानी कि 5, कितना आएगा 35, कितना बचेगा 15/5 यानी कि 3। अब 2 तो हो गई, अब तीसरी क्या लाएं, फिर से प्रॉब्लम हमारे आगे। क्या कर सकते हैं बच्चों, हम -35 भी ले सकते हैं। ओके, कैसे ले सकते हैं, यानी कि वैल्यू क्या लेंगे -5। अगर -5 लेंगे तो -35 करके क्या बन जाएगा प्लस का 35, यानी क्या बन जाएगा ये 85। 85/5 कितना आ जाएगा 70। तो 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। सेम ऐसे ही 3 वैल्यूज़ अब हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। चलिए कर लेते हैं। क्या बन जाएगा 7x = 46 - 5y और x = 46 - 5y/7। अब और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, 7 के मल्टीपल बनाने है ना। चलिए बनाते हैं, कोई बात नहीं। क्या वैल्यू पुट करें, देखिए 7 का टेबल आना चाहिए सबसे पहले तो आपको, 14 21 28 35 42 49, राइट। कैसे बनाएं आप, हाँ प्रॉब्लम तो हो गई भाई। अगर हम 5 की वैल्यू 0 डालते हैं तो ये आएगा 46 7 के टेबल में नहीं आता। ओके, अगर हम 5 की वैल्यू 1 डालते हैं तो क्या आ जाएगा 41 भी नहीं आता। अगर हम 2 डालते हैं 10 तो 36 भी नहीं आता। अगर हम 3 डालते हैं 15 तो 15 जब इसमें से माइनस होंगे तो क्या बनेगा, वो भी नहीं आता। ओके 31। 4 डालते हैं 20 तो 26 भी नहीं आता। 5 डालते हैं, जब 5 डालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 25 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 21 और 21 यानी कि 7 3 20 वैल्यू आ गई आपकी एक। ओके बच्चों, अब दोबारा ढूंढते हैं भाई, फिर से -5 कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 25। 46 और 25 कितना बन जाएगा 46 और 25 71। ये भी 7 के टेबल में नहीं आता। तो बच्चों यहाँ पे आपको अब क्या करेंगे, जब कुछ नहीं आ रहा होता तो आपको फिर फ्रैक्शन में ही वैल्यू लेनी पड़ती है। तो आप 2 वैल्यूज़ फ्रैक्शन में ले सकते हैं, कोई भी ले लो, उससे फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब कुछ भी नहीं आ रहा है। 8 पे डालते हैं तो भी नहीं आएगा, 7 पे डालते हैं तो भी नहीं आएगा, 9 पे डालते हैं तो भी नहीं आएगा। बच्चों कहीं पे भी वैल्यू फ्रैक्शन में ही आ रही है, होल नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। आप देखोगे दोनों वैल्यू कॉमन है और यही इसका आंसर भी आएगा। तो 2 वैल्यूज़ क्या डालते हैं, हम कुछ भी डाल लो। अगर हम इसको मान लो 2 डाल देते हैं y को तो ये आ जाएगा 36/7 आप करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग या 5 फ्रैक्शन में ले आते हैं। चलो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो। अगर हम 36 को 7 से डिवाइड कर देते तो 7 5 35 1/7 यानी कि 36/7 ही आ जाएगा आपका और कुछ नहीं आएगा। ओके, ये आपको प्लॉट करने पड़ेंगे पॉइंट। तो ग्राफिक मेथड में थोड़ा सा ये खराबी होती है, लेकिन ग्राफिकल मेथड में आपको बता दूँ जल्दी सी एग्जाम्स में बच्चों नहीं आता। एग्जाम्स में कौन से आते हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो अब हम सीखने जा रहे हैं। तो इसको कर लो आप कॉपी। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि ये किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की। किस पे बनाते हैं हम, ग्राफ पे। चलिए ये ग्राफ है मान लीजिए। अब इस पे 2 लाइंस खींचनी है तो 3 केसेस बनेंगे बच्चों। केस नंबर 1 कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ओके, केस नंबर 2, चलिए केस नंबर 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी है। यानी लाइन क्या है, पहले में लिख देते हैं, चलिए इंटरसेक्टिंग है। ओके, दूसरे में क्या है, पैरेलल है। ओके,
और तीसरा केस क्या बनेगा, चलिए तीसरा केस भी बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा ग्राफ है, तीसरा केस बनेगा कि लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, यानी कि एक के ऊपर एक आ रही है एग्जैक्टली, क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट। ओके, ये 3 केसेस बनते हैं बच्चों, इसके अलावा चौथा केस कोई होता नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस है तो यही होगा और कुछ नहीं होगा, या तो काटेंगी या पैरेलल होंगी या एक के ऊपर एक आएंगी। अब ये तो हमें ग्राफ बनाने के बाद पता चलेगा, यानी कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, वैल्यूज डालो, टेबल बनाओ, ग्राफ प्लॉट करो, फिर आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना ही सॉल्व करे चल जाए पता? हाँ है। क्या तरीका है वो अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है। कैसे सीखेंगे चलिए देखते हैं। हाँ जी बच्चों, अब समझिए, मान लीजिए 2 इक्वेशन है, इसको कंपेयर किससे करना है, हमने कंपेयर करना है a1x b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमें वैल्यूज़ अपनी अपनी निकाल लेते हैं। अगर हम इसको इस वाली से कंपेयर करें और इसको इस वाली से कंपेयर करें तो हमारा a1 क्या आ जाएगा 5, हमारा b1 क्या आ जाएगा -4 और हमारा c1 आ जाएगा 8। ओके बच्चों, हमारा a2 क्या आ जाएगा, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 7 और हमारा b2 आ जाएगा 6 और हमारा c2 आ जाएगा -9। ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब आपको कंपेयर करना है किसको, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंपेयर करना है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट। लो जी, क्या चेक करना है, इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट, इक्वल है या नहीं है। अगर है तो क्या है और नहीं है तो क्या है, देखिए। अगर मान लीजिए इक्वल है, अगर इक्वल है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं लिख देते हैं, चलिए। इफ इक्वल देन कंपेयर b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, पहले a1 और a2 को करना है, b1 और b2 करना है। अगर तो वो इक्वल नहीं है तो आगे कुछ करना ही नहीं है। ओके, अगर वो इक्वल है तो फिर c1 c2 को कंपेयर करना है। बात समझ में आ गई? अगर इक्वल नहीं है वहीं कहानी खत्म होगी, कुछ नहीं करना। आगे कब चलेंगे, जब ये इक्वल है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों 3 केसेस बनेंगे। क्या केसेस बनेंगे? केस 1, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कहानी खत्म हो गई है पे, आगे चलना ही नहीं, c1 c2 को देखना ही नहीं। तो क्या क्या हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, लाइंस इंटरसेक्टिंग। बात समझ में आ गई? दोबारा कुछ देखना ही नहीं। अगर ये इक्वल है, आगे चलते हैं, यानी कि केस 2 क्या बनेगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 a2 और b1 b2 तो इक्वल है बट c1 c2 इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, लाइंस आर पैरेलल। क्या होगा अब, लाइंस आर पैरेलल। बात समझ में आ गई बच्चों? अब तीसरे केस पे आ जाओ। तीसरा केस क्या बचा, आप खुद समझदार हो, आपको पता चल गया होगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों ही रेशोज इक्वल आ जाए फिर क्या होगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं और लाइंस जो है कोइंसिडेंट। ओके, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो ये क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। याद रखना बच्चों, ये भी क्वेश्चन में आएगा। अगर पैरेलल है तो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। और अगर लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है तो ये कंसिस्टेंट तो होती है, ओके, बट डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे। ओके, बात समझ में आई? और समझिए, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व होगा और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। बात समझ में आ गई? जब लाइंस पैरेलल होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती है और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? पर जब लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होती है, कंसिस्टेंट तो होती है बट डिपेंडेंट होती है, तो कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा, हर पॉइंट सॉल्यूशन है, क्योंकि कहीं भी रख दो दोनों लाइनों पे आ रहा है।
अब देखो, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो एक ही पॉइंट कॉमन है, जब लाइंस पैरेलल है कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, पर जब लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही है सारे पॉइंट ही कॉमन है, तो क्या आ जाएगा? इसको बोलते हैं बच्चों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? ये है इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, क्या करना है? रेशोज निकालनी है, रेशो को कंपेयर करना है, कंपेयर करके अपने रिजल्ट्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? अगर a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स लाइंस इंटरसेक्टिंग है, सॉल्व होंगी, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, लाइंस कंसिस्टेंट है। अगर ये इक्वल है पर c1 c2 के इक्वल नहीं है, मीन्स लाइंस पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना। अगर लाइंस जो हैं तीनों ही रेशोज इक्वल हैं तो क्या है? लाइंस कोइंसिडेंट है, हर पॉइंट सॉल्यूशन है, लेकिन कंसिस्टेंट भी है पर डिपेंडेंट भी है। और इस केस में भी बच्चों क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्योंकि हर पॉइंट सॉल्यूशन है। तो आप कौन सा सॉल्यूशन निकालोगे? कोई एक सॉल्यूशन हो तो निकाल सकते हो ना, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन है तो निकाल नहीं सकते। तो क्वेश्चन सॉल्व कब होगा? क्वेश्चन सॉल्व होगा सिर्फ फर्स्ट केस में, इन दोनों केसेस में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यहीं पे क्वेश्चन क्या होगा? खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? इसको कर लो अच्छे से कॉपी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्या करेंगे? अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करो, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे? 5/7 माइनस 4/6। अगर कुछ काटता है तो काट दो, जैसे ये कट रहा है काट देते हैं 2/3। तो क्या आ गया? 5/7 इज इक्वल टू माइनस 2/3। क्या ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू b/3। तो हम क्या लिखेंगे? वी फाउंड दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, therefore lines are intersecting and equations have unique solution। बात समझ में आई? आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया था। तो आपको क्या करना है? इक्वेशंस लिखनी है, कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालनी है, उनको चेक करना है। अगर वो अगर वो इक्वल नहीं है, इट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। अगर ये इक्वल होता तो अगले को चेक करते, फिर देखते कि पैरेलल आ रहा है या कोइंसिडेंट आ रहा है, अकॉर्डिंगली लिख देते। देखते हैं पार्ट 2 में क्या निकलता है। इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 फिर से कंपेयर करेंगे। a1 आ रहा है हमारा 9, b1 आ रहा है हमारा 3 और c1 आ रहा है हमारा 12। देन a2 हमारा आ रहा है 18, b2 हमारा आ रहा है 6 और c2 आ रहा है हमारा 24। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। बच्चों जब आप इनको कट करोगे तो 1/2 1/2 1/2 तीनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। ओके, यानी कि हमें क्या पता चला? दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। व्हाट डज दिस मीन? जब तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है? लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। समझ में आ गया? इजी है ना? एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद सब इजी है। इसको कर लो जल्दी से कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का 2 इक्वेशन दे रखे हैं हमने, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब लिख लिया। कंपेयर करेंगे 6/2 माइनस 3/-1। बच्चों जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, याद रखना। ओके, एंड 10/9। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है। ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो। तो बच्चों आप देखोगे 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9। वट डज इट मीन? दैट a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। इसका क्या मतलब है बच्चों? सेकंड केस हो गया कि लाइंस जो हैं वो हैं पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? ओके, जल्दी से कर लो इसको कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको कंपेयर करना और बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मैंने आपको बता दिया था, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट है, और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट तो है बट डिपेंडेंट है।
क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया, A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों मैंने लिख दिया। अच्छा एक बात याद रखना, ये दोनों इक्वल टू के इधर हो या दोनों इक्वल टू के इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा ना हो कि एक इधर हो और एक इधर हो, फिर काम खराब हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, C1 C2 को या तो दोनों को इधर रखना है इक्वल टू 0 रखना है, या दोनों को इधर रखना है, बस ये याद रखना। ओके बच्चों, तो अब हम कंपेयर करेंगे। ये आ गया 3/2, 2/-3, 5/7। अगर आप देखो तो बच्चों कोई भी इक्वल नहीं है, तो जब हमारे ये इक्वल नहीं है तो इसको चेक करने का तो मतलब ही नहीं बनता, सिर्फ हम यही लिख देंगे दैट A1 A2 is not equal to B1 B2, which means lines are intersecting and have unique solution and are consistent। समझ में आ गया? जल्दी से कर लो इसको कॉपी। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा और बाकी के इसके 3 पार्ट आपका होमवर्क है, आपको खुद से करने हैं। समझ में आया? हाँ जी बच्चों, थर्ड पार्ट थोड़ा अलग था, मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए इसमें फ्रैक्शंस में दे रखा है यहाँ पे, तो दो तरीके हैं बच्चों, एक तो A1 और B1 की वैल्यू फ्रैक्शन में ले लो और बाद में सॉल्व करो, और दूसरा क्या है, इक्वेशन को ही सिंपल कर लो, ये सबसे आसान रहता है। इक्वेशन सिंपल कर लो, सॉल्व करने में हमेशा आसानी रहेगी। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। ओके, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9x आ जाएगा। इसको 2 से कर देते हैं, 10y आ जाएगा। ओके, इक्वल टू 7। इक्वेशन बन जाएगी 9x + 10y = 42। बन गई ना? अब ईजी हो गया। A1 B1 C1 A2 B2 और C2। तो बच्चों कंपेयर कर लेते हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2। जब हमने इसको कैंसिल करा तो आया 1/1, इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चों -1/1, और इनको कैंसिल करेंगे तो 3/1। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। तो आप देखेंगे कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा, और जब पहला इक्वल नहीं आता तो दूसरे को देखना ही नहीं होता, ये तो हमने लिख के देख लिया। ओके, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, लाइन्स आर intersecting and are consistent, having unique solution। बात समझ में आ गई? तो इसके अब 3 पार्ट्स रह गए हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, खुद से करके देखना। नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से उसकी वीडियोस बना के डाल दूंगा। ओके, तो अगर आज की क्लास समझ आई हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो ज़रूर कर देना। ओके, इसी तरह पढ़ते पढ़ाते मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।